इसी प्रोग्राम में हमने इस बात को भी डिस्कस किया है। एक इंटरनेशनल शख्सियत है, राइट तो चौधरी मजीद साहब का बनता था पार्टी वाइज, लेकिन एक इंटरनेशनल शख्सियत है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब। वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने पूरी पार्टी इसमें ज़म की है और उनका एक इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन है। यानी पिछली दफ़ा जब उन्होंने यूके का दौरा किया तो यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर ब्रैडफोर्ड और फिर बर्मिंघम और फिर वापसी तक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के नारे लगते रहे। तो इन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए अगर बैरिस्टर साहब को आप सदर नहीं बनाते हैं, उनको आपने कोई और किसी जगह को मैंडेट नहीं किया, तो इस अंदरूनी खाना तो कुछ ना कुछ तो होगा, लावा पकेगा किसी न किसी तरीके से। शेरा साहब, सबसे पहले मैं जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चौधरी अब्दुल मजीद के साथ ताउन करें और आप 5 साल चौधरी मजीद साहब के साथ चलें और इंशाअल्लाह फिर पार्टी देखेगी कि आप किस किस्म का ताउन कर रहे हैं। अगर आपने अच्छा ताउन किया और गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलने दिया और उसको चलाया तो इंशाअल्लाह आपका फ्यूचर जब उन्होंने पार्टी अपनी को पीपल्स पार्टी में जम किया था या मर्ज किया था, कोई मायदे कोई शराइत तो तय हुई होंगी, आपको कुछ पता है? सर मेरे ख्याल में ऐसा कोई तारीरी मायदा, बैरिस्टर साहब ने खुद कहा था कि कोई मैं मायदा करके नहीं आया हूँ, मैं बगैर मायदे के आया हूँ, कोई मेरी डिमांड्स नहीं है, ये ऑन द एयर उन्होंने कहा था। अच्छा। तो ये एक वाजिया बात हो जाती है कि उन्होंने कोई मायदा नहीं किया था। कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ मतलब सर जी बरादरी लेवल पे ही बता दें। नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं है कि हाँ उनसे मायदा किया गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। जिसका हक था मैं समझता हूँ उसको हक मिल गया है। मियां मोहम्मद गुलाम रसूल साहब 1963 से आपने सरदार अब्दुल कयूम खान 64 से आपने मियाँ सरदार अब्दुल कयूम खान साहब का अलम बुलंद किया यूके के अंदर और उस वक्त से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। आप ये फरमाएं कि आपके लीडर सरदार अतीक अहमद खान आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब अभी जो इलेक्शन हुए हैं पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबिल कई जगहों पर अपने नुमाइंदे ही सरे से खड़े ही नहीं किए। और जब पीपल्स पार्टी कहा यह जा रहा था कि इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है आइंदा के नए अमल में पीपल्स पार्टी के साथ, जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया और रिजल्ट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए वो ना आए जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, तो उन्होंने धांधली का जो है वो के शदीद तरीन धांधली के इल्ज़ामात लगाए, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनकी इन्वॉल्वमेंट पर लगाए। मियाँ नवाज शरीफ के बारे में भी बहुत कुछ कहा, मुस्लिम लीग नून के बारे में भी बहुत कुछ कहा, लेकिन ज़्यादातर पीपल्स पार्टी पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए। अब टेक्नोक्रेट की सीट की बात आई तो एक उन्होंने अपनी खातून जो महरुल नसा साहिबा हैं उन्हें मुंतखब करवा लिया। उसके अलावा कल जो है वोट भी हमने देखा कि उन्होंने अपने वोट जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद खान साहब को दे दिए। क्या लगता है ये सरदार अब्दुल कयूम खान, सरदार फतेह मोहम्मद खान करेलवी, सरदार सिकंदर अयाद खान साहब, रईस उल अरार चौधरी गुलाम अब्बास, ये एक बड़ी जमात थी। अब लगता है कोई आदमी इस जमात को रिमोट कंट्रोल से चला रहा है और जैसे जिस तरफ आदमी इशारा करता है बंदा उसी तरफ दौड़ पड़ता है। क्या हो रहा है, ये क्या सियासत है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की? मैं शुरू करूँगा हज़रत सुल्तान रहमतुल्लाह तआला के कलाम से कि मुर्शद ओ सेड़िए जड़ा दो जग खुशी विखावे हो, अव्वल गम टुकड़े दा मेटे वत रब दा राह समझावे हो, जिस अन ने मुर्शद कुछ ना कीता बाहू उन्होंने वहदी नदी रुड़ाई। ये जो आपने बात की है कि चौधरी गुलाम अब्बास साहब, करेलवी साहब, जनाब सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब, चौधरी गुलाम अब्बास साहब एक बहुत बुलंद पाया कश्मीरी लीडर थे। जनाब सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उनकी एक सियासी हैसियत है और उस सियासी हैसियत को पहली हुकूमतें जनाब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की, जनाब ज़ियाउल हक साहब की, ये हुकूमतें मान चुकी हैं कि उनमें सियासी सूझबूझ है। रही बात अब जो कुछ हुआ है, सबसे पहले तो कश्मीर का जो चार्टर है यूनाइटेड नेशन का जनवरी
जनवरी 1948 का, उसमें क्लियर कट ये बात है कि कश्मीर के मामलात में किसी किस्म की मुदाखलत ना की जाए। अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें नून लीग और पीपल पार्टी ने बहुत सीरियस मुदाखलत की है और हमें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए तो ये हम उस वक्त देखेंगे कि हम कैसे वो कीमत चुकाते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल नज़र आती है। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लक है, उन्होंने वहाँ जाके जलसे किए, वहाँ लोगों को इनकरेज किया। इनकरेज उन्होंने क्यों किया? चूँकि सिकंदर हयात खान साहब अपने साहबजादे फ़ारूक सिकंदर को ये समझते थे कि अगर खान अब्दुल क़य्यूम खान साहब का, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब का बेटा MLA बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो वाई नॉट फ़ारूक सिकंदर। इसी कोशिश में उन्होंने काफ़ी दफ़ा कभी सीन बनाई, कभी कुछ बनाया, दरारें डाली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब उन्होंने एक और कार्ड खेला, फ़ारूक हैदर साहब की तरह का एक बंदा उनको मिल गया, तो इस तरीके से उन्होंने पूरे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अथल पथल की। और उस वक्त जब ये बात हुई तो कुछ जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लालची किस्म के लोग थे, उन्होंने दरिया के दूसरी तरफ अरा चारा देखा तो वो भाग पड़े कि हमें कुछ हाथ आ जाएगा। कोई पीपल पार्टी में घुस गए, कोई नून लीग में घुस गए, तो आज तो उनके भी कुछ नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुँचाया वो पहुँचा दिया। उस वक्त जो पुराने मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी थे, जब वो दौड़ के दूसरी तरफ गए लालच के मारे हुए, तो उस वक़्त सरदार अतीक अहमद ख़ान के लिए ये सोचने का मुकाम था कि उन्होंने कहाँ से अपनी पार्टी को सेव करना है। अगर वो पीपल पार्टी के साथ थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग ना करते तो शायद उनको और नुकसान होता। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये अक्लमंदी की बात की है जो अपनी पार्टी की जो 5 सीटें कवर कर ली। अदरवाइज़ शायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको शायद सियासत नहीं आती, उनका विजन गलत था। देखें जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में कंजर्वेटिव है, लेबर है, उनके अपने अपने विजन्स हैं, लेकिन हमारे मुल्क आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में विजन नाम की चीज़ें ज़रा कम मिलती हैं, इसीलिए वो कूद फलांग लेफ़्ट राइट भागते फिरते। लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन सैयद तहसीन गिलानी साहब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। इनको भी प्रोग्राम में जो है वो इनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कि ये भी हैं। सैयद तहसीन गिलानी साहब, इलेक्शन किसी मुल्क को कौम के मफाद के लिए होते हैं, ये एक आवाम की ये आवाज़ होती है। आपकी जो महत्व सरे से इसमें शामिल ही नहीं है, लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है, मैं देख रहा हूँ कि एक्ट 1974 से जो लोग इलाके पाकिस्तान की शिक पर दस्तखत नहीं करते हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और ये प्रोपेगेंडा, ये शिक तो पर मौजूद है। मैंने खुद सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब को ब्रैडफोर्ड के जलसे में भी कहा है, साउथ हाल में भी कहा है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ही वांटेड टू शट माय माउथ। ही सेड, देखिए मुझे इलाके पाकिस्तान का ही मैंडेट मिला है और तुम मुझे चाह रहे हो कि मैं उस शिक को अंडू करूं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आपने भी कभी अपने लीडरों से पूछा होगा कि ये कोई लीडर, सरदार अमानुल्लाह खान साहब आपके जो सुप्रीम हेड हैं JKLF के, उन समेत किसी लीडर ने आज तक आज़ाद कश्मीर के किसी हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में इस शिक के ख़िलाफ़ कोई पटिशन, कोई दरख्वास्त दायर नहीं की कि इसको रिमूव किया जाए। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शराज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, तकबीर TV का। आपके सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि एक्ट 74, पहले तो ये बात तो एक क्लियर है कि ये एक नौबादियाती निज़ाम का एक जो है वो एक तोहफ़ा जो आज़ाद कश्मीर के अवाम को मिला हुआ है, जिससे अगर वो पूरा ये शो करता है कि जो ये आज़ाद कश्मीर है ये बेसिकली एक कॉलोनी है, जो अगर आप उस आइन को देखें तो।
अब उसके अंदर जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको मैंडेट मिला है इलाके पाकिस्तान का, पहली तो बात यह है कि जो लोग अपने मफादात के लिए वहाँ बैठे हुए वो कभी नहीं चाहते कि उनकी ये शिक ख़त्म की जाए। चूँकि ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको आप इलेक्शन नहीं कह सकते हैं, ये एक तरह की सिलेक्शन है। और सिलेक्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि आप आवाम को उनकी मर्ज़ी नहीं है, सिर्फ उनको एक ही इशू है कि आप इस लाइन पे चल के वोट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो वहाँ पर मर्ज़ी की बात नहीं है। जब मर्ज़ी के मुताबिक आप वोट डालेंगे, मर्ज़ी के मुताबिक लोग आगे आएंगे, तो फिर आप कह सकते हैं जी कि वहाँ पर इलेक्शन हुए। जहाँ तक रही बात आपको कोर्ट में जाने की, तो उसमें शायद उस आइन में अगर आप देखें तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो चूँकि वो चैलेंज नहीं हो सकता है आज़ाद कश्मीर के अंदर। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जितने भी कोर्ट्स हैं वो भी ना तो आपके मजीद साहब आए यहाँ वज़ीर आज़म, लेकिन मजीद साहब के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी कोर्ट का जज अपॉइंट कर सके, ठीक है, और ना ही जो है वो कोर्ट में वो चेंजिंग कर सकते हैं। ये यहाँ तक तो आपकी अथॉरिटी है। अब उसी गवर्नमेंट के ऊपर जो पूरा प्रोसेस हुआ है उसको आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चेयरमैन बैठे हुए हैं कश्मीर कौंसिल के, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो विद इन नो टाइम आपकी पूरी असम्बली जो है वो डिज़ाल्व कर सकते हैं। हमारा जो असूली मौक़िफ़ है वो ये है कि आप इसको ख़त्म करें, चूँकि ये लोग अगर किरलवी साहब हैं, आज मियाँ साहब हैं, और ये 6 महीने या 7 महीने की एक प्रैक्टिस है, उसके बाद अवाम को जो है ना वो उसका एक इन्वेस्टमेंट है, पीछे टाइम लगा है और उसकी वैल्यू नहीं है कि आपको जो है ना वो ये आखो कि आप अपनी मर्ज़ी का आज मजीद साहब बने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मजीद साहब आप देखें पिछले दिनों आप अखबारात में कि लिफाफे पहुँचेंगे, तो वो कौन सा इलेक्शन है कि इलेक्शन आपके लोग लड़ें, वोट आपके लोग दें और आपको लिफाफे जो है वो लाड़काना से आए या रायविंड से आए, ठीक है। ये तो उस मैंडेट की तौहीन है ना, दूसरे लफ्ज़ों में, कि जो आपके इलाके का वोटर है उसने आपको वोट दिया है कि आप उसके मसाइल हल करेंगे, और आपको खुद ये पता नहीं कि आपके इख्तियारात कितने हैं, कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। या आपके 25 MLA बैठे हुए हैं, लेकिन 25 MLA जो है सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, लेकिन वो चूज़ नहीं कर सकते कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उनका लीडर कौन होगा, हाउस ऑफ लीडर। तो हम जो ये कहते हैं कि इसको अगर आए हैं वेलकम, हम पीपल पार्टी को कहते हैं हम गो इस पूरे सिस्टम से आउट रहे, लेकिन जो मसाइल है वहाँ के या जो वहाँ पर जो इश्यूज हैं उनसे तो हम इलादा नहीं हो सकते, वो तो करेंगे। लेकिन तहसीन साहब और अपने नाजरीन को मैं यहाँ बताता चलूँ कि हमें यहाँ पर लेनी है एक फौरी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 1970 के बाद कौन कौन से वज़ीर आज़म ने कितना कितना अरसा हुकूमत में गुजारा और किस तरह वो लोग मुंतखब हुए, कौन कौन सी पार्टियों के थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कितनी हुकूमत की, फौजी जो टेन्योर था वो कितना था। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई जो इंटरनेशनल सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर कश्मीरियों के, उनकी जो गिरफ़्तारी और फिर ज़मानत हुई है उस पर भी अपडेट लें। और मेरे साथ कश्मीर वॉच के एडिटर अब्दुल लतीफ़ भट्ट साहब होंगे, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि राजा फ़ारूक हैदर साहब को भी लाइन पे लिया जाए, उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, एक फौरी ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होते हैं। वेलकम प्रोग्राम मंजिल में मैं एक दफ़ा फिर आपको बर्मिंघम स्टूडियो से खैर मकदम आपका करता हूँ, आपको खुशआमदीद कहता हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो बन गई है, धांधली हुई है वह जैसे कैसे भी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बहरहाल बना ली है। और हमें कोई और बात हो, कोई आपस में कोई इनकी प्रॉब्लम्स ना हो, शायद वज़ीर आज़म तब्दील होते रहेंगे, लोग वफादारियाँ तब्दील करते रहेंगे, लेकिन लगता यही है कि अगर पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती रही तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी अपने 5 साल जो है वो पूरे करेगी। 2006 में जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई थी उसने 4 वज़राए आज़म तब्दील किए थे और बहुत ज़्यादा फ्लोर क्रॉसिंग हुई थी। MLAs जो थे उनके ऊपर लोगों का एतमाद ही उठ गया था। उन्होंने इतनी वफादारियाँ, इतनी पार्टियाँ बदली की कि सियासत जो आज़ाद कश्मीर में हो रही थी ये कोई स्टैंडर्ड की सियासत नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल इलेक्शन इसलिए जीता कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 2006 में एक थी और इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नहीं रही, चूँकि तकसीम होकर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बन चुकी थी और ये वजह लग रही थी इलेक्शन से पहले ही कि पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी। मैं आपको सरसरी से ये